संवेदनशीलताएं हो, जहां त्याग हो, जहां बलिदान हो, जहां एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखा जाए, उस समूह को मैं परिवार का नाम दिया करता हूं। वह परिवार समझा जाता है। परिवार ध्यान रखना। मान्यवर, परिवार बिखर रहा है, मकान बन रहा है। परिवारों को संभालने की कला सीखी। आखिर दो भाइयों के बीच ऐसा क्या घट जाता है, ऐसी कौन सी बात आ जाती है कि एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है? ऐसा क्या बात मन में आ जाती है बड़े होते होते कि एक भाई कहता है ये धंधा तेरा है और एक भाई कहता है ये धंधा मेरा? परिवार बट जाता है, धंधे अलग अलग हो जाते हैं, व्यापार बट जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि एक खून इतना भी बट जाया करता है कि एक दूसरे से बोलना और देखना भी पसंद। ये हालात है हमारे देश के। भाई भाई में झगड़े हैं, बेटे और पिता की नहीं बनती है, और हम धर्म की बड़ी गहरी गहरी बातें किया करते हैं। मान्यवर, जिस परिवार में दो भाई साथ साथ रहा करते हैं, जिस परिवार में चार भाई साथ साथ रहा करते हैं, जिस परिवार में एक दूसरे के बच्चे ये नहीं बताते कि ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे ताऊ का लड़का है, वह परिवार जिसमें दादा दादी भी साथ रहा करते हैं। एक बात ध्यान रखना, धरती का इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। और जहां भाई भाई से बोलचाल ना हो, जहां देवरानी जिठानी एक दूसरे से देखना पसंद ना करें, माँ बाप के रहते रहते दो भाई अलग हो जाएं, तो इससे बड़ा नरक दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता। नरक है वो परिवार जहां रिश्ते आपस में बात नहीं किया करते हैं। कभी कब्रिस्तान को देखा है? देखना किसी शमशान को, कब्रिस्तान को, वहां एक कब्र में एक कब्र दूसरी कब्र से ज्यादा दूर नहीं होती है। कितनी 1 फीट 2 फीट दूर होगी। एक मुर्दा लेटा है, उसके बाजू में दूसरा मुर्दा लेटा है, फिर थोड़ा चलो तीसरा मुर्दा लेटा है। हजारों मुर्दे कब्रिस्तान में लेटे होते हैं। लेकिन कभी एक बात ध्यान रखना, ये कब्रिस्तान में लेटे हुए मुर्दे केवल लेटे रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं किया करते हैं, एक दूसरे से संवाद नहीं किया करते हैं, एक दूसरे की तरफ देखा नहीं करते हैं। तो जिस घर में 4 भाई एक दूसरे से बात करने को तैयार ना हो, तो वो घर घर नहीं, मेरी नजरों में कब्रिस्तान हुआ करता है। अरे कब्रिस्तान में तो फिर भी ध्यान रखना, मुर्दा लेटे होते हैं, लेकिन घरों में यदि बोलचाल नहीं है तो आदमी जीती जागती लाश सा जीवन जिया करता है। जिंदगी उसकी मुर्दों की तरह हुआ करती है, बोलचाल नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। मेरे देश की संस्कृति एक कलात्मक इमारतें नहीं हैं। कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, लाल किला, ये मेरे देश की संस्कृति नहीं है मेरे भाई। यदि ये मेरे देश की संस्कृति हो जाएगी तो मेरा देश तो पत्थरों का देश हो जाएगा। लेकिन भारत पत्थरों का देश नहीं, ये संवेदनाओं का देश है, ये दिलों का देश हुआ करता है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। कौन सा सोना उगलती इस देश की धरती? कौन सा हीरा मोती उगलती है इस देश की धरती? हाँ, इस देश की धरती ने ये कंकड़ पत्थरों के हीरे मोती को महत्व नहीं दिया। मेरे देश की धरती तो ऐसे हीरे उगला करती है, ऐसे मोती उगला करती है, ऐसे जवाहरात इस दुनिया को दिया करती है, जहां एक पिता यदि वचन दे देता है अपनी पत्नी को, तो मेरे देश का हीरा 14 वर्ष को वनवास स्वीकार कर लिया करता है। एक माँ पिता के वचनों को, ये हीरे हैं, ये कंकड़ पत्थर वाले हीरे मोती नहीं है। ध्यान रखना, असली हीरा वो जो पिता के वचनों की खातिर
14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया करता। मान्यवर, दशरथ ने वचन दिए थे रानी कैकेयी को। विचार करिए आप, उसकी जगह आज का बेटा होता तो कहता कि आपने अपनी पत्नी को वचन दिया है, उसे मैं क्यों भोगूं, मैं क्यों वनवास जाऊं, मैं क्यों जंगल जाऊं। आप पत्नी के प्रेम में पत्नी को वचन दे गए तो बेटा वनवास जाएगा। और वो भी ध्यान रखना, कितना महान हीरे मोती थे वो, जिन्होंने ये भी नहीं कहा कि कौन सा तुमने हमारी सगी मां को वचन दिया है, अरे सौतेली मां को वचन दिया है, उसे निभाने हम क्यों जाएंगे, हम क्यों तुम्हारे नहीं कहा। असली हीरे मोती ये हैं हमारे देश के, ध्यान रखिए। चल दिए राम लक्ष्मण वन की ओर बिना कोई प्रश्न किए। मान्यवर, धन दौलत से परिवार नहीं चलता, भाईचारे से परिवार चला करता है, ध्यान रखिए। भाईचारा होना चाहिए हमारे। देखो, ताली बजाना है तो ढंग से बजाए, नहीं बजाना तो मत बजाओ। अब बजा भी रहे हो, आलस भी आ रहा है, जरा अच्छी बात लगे, दिल को छुए तो बजाइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए। मान्यवर, विचार करना है कैसे कैसे भाई हमारे देश में हुए हैं। ये परिवार यदि चलेगा तो भाईचारे से चलेगा, अनुशासन से परिवार नहीं चलता है। प्रेम अनुशासन से परिवार चला करता है। अनुशासन में भी प्रेम होना चाहिए, डांट में भी प्रेम होना चाहिए। ध्यान रखिए, यदि प्रेम को खत्म कर दिया तो जिंदगी बड़ी बोझिल हो जाएगी। अनुशासन में भी प्रेम जोड़ दिया जाए तो अनुशासन अनुशासन नहीं बल्कि प्रेम अनुशासन बनकर के खड़ा हो जाया करता। मान्यवर, आपसे निवेदन है, यदि दो भाई अलग अलग हो जाएंगे, माता पिता से अलग रहोगे, तो एक बात बताओ बारामती वालों, कि तुम पर अंकुश कौन लगाएगा, तुम्हारी पत्नी पर अंकुश कौन लगाएगा, तुम्हारी जिंदगी को मर्यादित कौन करेगा। आज बुजुर्ग हैं, इसलिए हमारे घर में मान मर्यादाएं, संस्कार और इज्जत बरकरार हुआ करती है, वरना कब की अदब इस दुनिया से गायब हो गई। बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में जरूर होना चाहिए, अलग होने का प्रयास मत करिए। पहले का वो जमाना था कि हर तरह से कोशिश होती थी कि परिवार टूटने ना पाए। आज का जमाना है कि हर तरह से कोशिश होती है कि हम भी अलग हो जाएं और तुम भी अलग हो जाओ। चलो, जोड़ो परिवारों को। एक नारी यदि संकल्प कर ले कि मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी, एक नारी, ध्यान रखना, मुझे क्षमा करना, जब तक इनकी शादी नहीं होती, दो भाई बड़े प्रेम से रहा करते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही देवी आ जाती है, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, परिवार बट जाता है, अलग अलग हो जाया करते हैं। एक बात ध्यान, एक आदमी ने मुझसे कहा कि अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए, अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखिए, अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। लड़के ने कहा, अगर सभी लड़कियां सास ससुर को मां बाप का दर्जा दे दें तो देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। पूरी दुनिया में कहीं भी वृद्धाश्रम के दर्शन नहीं हो। ध्यान रखें, एक लड़की मां बाप की चिंता करती है, सास ससुर की नहीं करती। यदि हर बेटी सास ससुर को माता पिता समझने लगे तो हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, हर घर स्वर्ग में परिवर्तित। दोनों की जिम्मेदारी, लड़कों की भी जिम्मेदारी है
और लड़कियों की भी घर को स्वर्ग बनाने। एक नारी संकल्प कर ले कि किसी भी परिस्थिति में मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। क्यों टूटता है परिवार? शादी करके आती हैं आप, बहू बनकर आती हैं, परिवार के टूटने का कारण क्या है? किसी ने कुछ कह दिया, आप ऐसे बाहर हो जाते हैं। सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है। हमको उसने ऐसा क्यों बोल दिया? अरे बोल दिया तो बोल दिया। लखनऊ के नवाब के बेटे अभी जाके देखो, जो कभी नवाब बने घूमा करते थे, आज उनके बेटे रिक्शे चला रहे, टांगे चला रहे हैं। ध्यान रखना, आदमी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे। क्या हुआ? दो बात, ये महिलाएं पर्युषण पर्व आ रहे हैं, 10-10 उपवास करेंगी। कुछ महिलाएं 16 कारण के 30-30 उपवास कर रही हैं, कुछ 28 के उपवास किया करती हैं, 10-10 उपवास कर लेती हो आप लोग। आपसे बड़ा निवेदन है मेरा, बड़ी विनम्रता के साथ, 10-10 उपवास में आप भूख सहन कर लेती हो, प्यास सहन कर लेती हो कि नहीं? भूख प्यास सहन कर लिया तो आपका उपवास हो गया। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, भूख सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, प्यास सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं उपवास नहीं होता तो मत करो, अरे 2 रोटी खा लो, लेकिन प्रेम की जिंदगी जियो अपने घरों में, नफरत का वातावरण मत। प्यास सहन हो जाती है, लेकिन घर में 2 बात किसी की सहन नहीं हुआ कर। मैं कहूंगा भूख प्यास सहन करने वाला उपवास हो या ना हो, परिवार में 2 बात सहन कर लो, इससे बड़ी तपस्या दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती है। किसी 2 बात सहन कर लो, किसी ने 2 शब्द बोल दिए, सहन कर लो मेरे भाई। यदि सहन कर लिया, इससे बड़ा कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। सबसे बड़ी साधना यही है, सासू ने कुछ कह दिया सहन कर लीजिए, बहू ने कुछ कह दिया सासू सहन कर ले, देवरानी ने कह दिया जेठानी सहन कर ले। इससे बड़ी कोई साधना और इससे बड़ा कोई पर्युषण पर्व जीवन में दोबारा आने वाला नहीं। दोस्ती हो जाया करती थी, बचपन में भी लड़ते थे, बचपन में भी झगड़ा होते थे, बचपन में भी हमारे जीवन में विवाद हुआ करते थे। लेकिन एक बात याद रखिए, लड़ने झगड़ने के बाद दुश्मनी हमारे बीच में नहीं हुआ करती थी। ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़ा खतरनाक नहीं होता, बैर भाव जीवन में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया करता है। बैर भाव से बचने का प्रयास करिए। बच्चों की तरह लड़ लो, बच्चों की तरह झगड़ लो, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। काश ये आदमी आज भी बच्चा होता, कितना अच्छा होता। काश आदमी आज भी बच्चा होता। ध्यान रखिए, बचपन में लड़ते हो, फिर बोल लेते हो, एक तरफ तो मारपीट करते हो, फिर थोड़ी देर बाद गले में हाथ डाल करके घूमा करते हो। लेकिन बड़े होकर आदमी को नहीं जाने क्या हो जाता है, एक बार झगड़ लेता है और जिंदगी भर की बोलचाल बंद कर दिया करता है। ये बोलचाल चालू रखिए, मौन मत लीजिए, दुश्मनी को जन्म मत दीजिए, व्यवस्थाएं आपकी बनी रहेंगी। ध्यान रखना। मान्य भर हंसता खिलखिलाता परिवार होना चाहिए। हंसोगे, खिलखिलाओगे, क्रोध पैदा नहीं होगा। ध्यान, 2 ही चीज हो सकती है जिंदगी में, या तो हंस लो या गुस्सा कर लो। ध्यान रखना, जब गुस्सा करते हो तो हंसी गायब हो जाती है, और जब आदमी चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी लाता है तो क्रोध गायब हो जाया करता है। दोनों एक साथ कभी नहीं रहा करते हैं। ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि क्रोध में, गुस्से में किसी का मुंह भी फूला है और हंस भी रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। दोनों काम एक साथ कभी नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रोध की जगह हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। जितने आनंद में रहोगे उतना क्रोध आपसे
दूर रहेगा। मेरे कमरे में लोग हंसते रहते, आवाज आती रहती, हंसी मजाक की आती रहती है। बोले महाराज आप संत हैं, आपका कमरा बड़ा सीरियस होना चाहिए, बड़ा गंभीर होना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूं गंभीर हो जाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरा स्वभाव मुझे गंभीर नहीं होने दिया करता है। हंसता हूं, मजाक करता हूं, व्यंग करता हूं, आदमी से बातें कर, बच्चा आए तो उससे हंस लेता हूं, बूढ़ा आए तो उससे हंस लेता हूं, महिलाएं आती उनसे हंस लेता हूं। ध्यान रखना, जहां तक मेरी सोच है, अब इस दुनिया को उदास, गंभीर और सीरियस संतों की जरूरत नहीं है। अब इस दुनिया को हंसता, खिलखिलाता, मुस्कुराते संत की जरूरत हुआ करती है। यदि संत हंसेगा, मुस्कुराएगा तो समाज में वह प्रेम का प्रसाद बांट पाएगा। हंसता, खिलखिलाता, मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। हंसी गायब हो गई है। अब घर में दो लोग रहते हैं, हंसे तो कैसे हंसे? मुझे तो बड़ी सोच सोच के हैरान होता हूं। अब हंसने के लिए आदमी को लाफ्टर चैलेंज जैसे सीरियल देखना पड़ते हैं, कपिल शर्मा से मिलना पड़ता है, तब आदमी के चेहरे पर हंसी आती। नहीं मेरे भाई, क्रोध तनाव में जिंदगी जी रही है हमारी। झगड़े होते हैं, आदमी भी लड़ता है, महिलाएं भी लड़ती हैं। फर्क इतना होता है, आदमी इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। महिलाएं ऐसा नहीं करती, महिलाएं तो बहुत होशियार हैं, इस कान से सुनती हैं। आदमी इधर से सुनेगा, इधर निकाल देगा, लेकिन महिलाएं जो हुआ करती हुई इधर से सुन के इधर नहीं निकालती हैं, वो दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकाल दिया करती हैं। ये दोनों कानों से इधर से भी सुनेंगी, इधर से भी सुनेंगी और मुंह से। कौन बोला जब भी बोलेंगी बारूद? नहीं, यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, यहां अपने को भाई अभी चतुर्मास पूरा करना है। मैं तो बंबई वालों की बात कर रहा हूं, तुम्हारी आगे जाके देखूंगा। ध्यान रखिए, विचार करिए, आप सोचिए। ऐसा नहीं है कि इन्हें गाली देना नहीं आता है, आता है। ऐसा नहीं कि इन्हें गाली नहीं आती है, बहुत आती है, लेकिन ये बोलती नहीं है। ध्यान रखिए, आदमी तो गाली ही गाली बोलता है, हर चीज पे गाली बकता है, बिना गाली के बातों की शुरुआत। कई का तो गाली तकिया कलाम बन जाता है, हर बात पे 4 गाली बका करता है। मैंने कहा यार, जितनी भी गाली इस देश में है वो महिलाओं के नाम से सारी गाली है, मां के नाम से, बहन के नाम से, बाप और भाई के नाम से कोई गाली इस देश में नहीं है। मैंने कहा इतनी सारी गालियां महिलाओं के नाम से क्यों है इस देश में? विचार किया कि महिलाओं को गाली आती है, लेकिन ये गाली बका नहीं करती हैं, लेकिन आदमी 24 घंटे गालियां दिया कर। ध्यान रखिए मान्यवर, किन बातों पे झगड़ा होता है हमारे घर में? छोटी सी मानसिकता, बस संकीर्ण प्रवृत्ति हमारे यहां झगड़े को जन्म देती। हकीकत बताऊं, जीवन में 90% झगड़े फिजूल के हैं। देखना, कोई सिर पैर नहीं उन बातों का, कोई दम नहीं, कोई सेंस नहीं उन बातों में। जिन बातों में आदमी झगड़ पड़ता है, लड़ लेता है, मारपीट शुरू हो जाती है, दुश्मनी का चंद ठिकरों के लिए आदमी लड़ता है। मान्यवर, आप यदि क्रोध करने के बाद यदि शांत हो जाएं और एकांत में बैठकर सोचें, यार मैंने जो झगड़ा किया है ये लड़ने जैसी बात थी या नहीं थी, तो 90% बातें ऐसी हैं जिनका कोई वजूद नहीं हुआ करता है, उसमें आदमी झगड़ा कर लिया करता है। थोड़ी सी गलतफहमी आ गई, आदमी झगड़ा कर लेता है, थोड़ी सी शंका आ गई, आदमी झगड़ा कर लिया करता है। फिजूल की बातों में झगड़ा है। मेरा एक जगह चातुर्मास हो रहा था, और चातुर्मास में संत निवास के बाजू में एक बहुत बड़ा मकान था। सुबह सुबह हम लोग पाठ कर रहे, भगवान का भजन कर रहे हैं, झगड़े की आवाज आने लगी। अरे मैंने कहा भाई ये झगड़ा कौन कर रहा सुबह सुबह? मेरे साथ लड़के थे, मैंने कहा जरा देखो किसी ने टीवी चालू कर दिया है क्या? बोले महाराज झांक करके देखा तो बोले टीवी नहीं है, तो लाइव चल रहा है। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले डायरेक्ट झगड़ा हो रहा है। मैं गया, मैंने खिड़की से झांका, 2 पति पत्नी आपस में लड़ रहे, इतना लड़ रहे हैं कि लड़ते लड़ते कमरे से बाहर निकल आए, आंगन में आ गए। एक के हाथ में बेलन है, एक के हाथ में, कौन बोला चिमटा है?
चले ऐसे तुम लोग तैयार रहते हो बोलने के लिए। दोनों लड़ते झगड़ते बाहर आ गए, झगड़ा हो रहा, मैंने कहा इधर आओ। अरे बोले महाराज मुझे देखा झगड़े में थोड़ा सा ब्रेक लग गया। अरे बोले महाराज देख रहे हैं। मैंने कहा इधर 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 आओ, ये सुबह सुबह भगवान के भजन करने का टाइम है, प्रभु के स्मरण करने का टाइम है, वो तुम सुबह सुबह पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे, कोई तरीका है जिंदगी जीने का? अरे बोले महाराज हो गया, झगड़ा हो गया। मैंने कहा किस बात का झगड़ा है मुझे बताओ, मैं फैसला करूं। बोले महाराज फैसले वाले का कोई बात ही नहीं है, तुम इनका लड़काए को रहे हो। बोले महाराज जब पूछ रहे हो तो हम बताते हैं, झगड़ा हमारा 12 बजे रात से चल रहा है। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, पति पत्नी दोनों हैं, 12 बजे रात से झगड़ा चल रहा। मैंने कहा किस बात का झगड़ा चल रहा है? बोले कुछ नहीं महाराज, आज नींद नहीं आ रही थी हम दोनों को। तो बोले क्या करे? बोले टीवी भी नहीं चल रही, लाइट भी नहीं थी। तो मैंने कहा क्या किया तुमने? बोले बस लेटा लेटा मेरे मुंह से इतना निकल गया कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी ने सुना, खबरदार तुम्हारा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो मैंने कहा यार तू इतना क्यों बोलती, जब मैंने कह दिया मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। पत्नी ने कहा कोई तुम्हारा अकेला हक नहीं है, मेरा भी हक है, मेरा बेटा इंजीनियर। अब फिजूल की बात है, इस पे झगड़ा बढ़ गया बढ़ गया। बोले देखता हूं कैसे डॉक्टर बनाएगा। बोले मैं भी देखती हूं कैसे इंजीनियर बनाएगा। झगड़ा बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। बोले बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर आ गए हम लोग कि डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा। इतना झगड़ा, बोले सवेरे के 4 बज गए लड़ते लड़ते। बोले देख तू ज्यादा बातें मत किया कर मेरे से, जब मैंने बोल दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो बनेगा। पत्नी ने कहा मैंने बोल दिया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो बनेगा। रात भर झगड़े। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक बार बच्चे की मर्जी भी पूछ लो कि तुझे क्या बनना है। बच्चे से पूछना ही नहीं है, दोनों लड़े जा रहे हैं, ये बिना सिर पैर के झगड़े। मैंने कहा बच्चे को बुलाओ बच्चे को, उससे पूछो कि तुझे क्या बनना है। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा। अरे मैंने कहा बच्चे को बुला के लाओ ना। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तेरे की आदमी, बच्चा यदि पैदा हुआ तो डॉक्टर बनाएंगे। फिजूल की बातों का झगड़ा है, ये कोई झगड़ने की बात है? सास बहू में झगड़ा हो गया। बहू ने कहा मलाई मेरे पीहर में जाएगी, सास ने कहा चल मलाई यहीं खाई जाएगी। इतनी लड़ाई, इतनी मलाई पे झगड़ा हो गया। बोले ये तो पीहर में जाएगी, पास में पीहर लोणन नीरा की होगी और कहां की हो सकती है? तो बोले ये मलाई मेरे पीहर में जाएगी। सास ने कहा नहीं, बड़ाई तो बारामती में ही खाई जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले देखती हूं तू कौन होती है रोकने वाली। अरे तेरे जैसी लाखों बहुएं देखी, चल मलाई यहीं रहेगी। इतना झगड़ा, इतना झगड़ा। ससुर जी दुकान से आए, उन्होंने कहा ये महाभारत क्यों मचा रखी, झगड़ा क्यों है? बोले बहू को समझा लो, वो कह रही है कि मलाई पीहर में जाएगी और मैं कह रही हूं कि मलाई यहीं खाई जाएगी। ससुर ने कहा तुम मलाई पे लड़ रही, लाओ मलाई लेकर आओ, मैं ही खा लेता हूं, टेंशन खत्म हो जाएगा, मलाई लेकर आओ। सास ने बहू को देखा, बहू ने सास को देखा। बोले मलाई लेके आ, बोले तू लेके आ। दोनों ने देखा लाए कौन। अभी तो दोनों में ये चर्चा चल रही थी कि भैंस लेके आना है। अभी भैंस आई, बचा ये भैंस घर में आई नहीं, मलाई का झगड़ा शुरू हो गए। फिजूल के झगड़े हमारे घरों में, बिना सिर पैर की ये बातें हमारे घरों को नरक